नमस्कार, वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज भारत के शिल्पकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जवाहरलाल नेहरू के बाद अपना पहला टेन्योर पूरा कर कोई लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बना तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे, जिनके चेहरे पर कांग्रेस ने 2009 का चुनाव लड़ा और सत्ता में आई। डॉक्टर साहब को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा गया, लेकिन उनके जीवन को बहुत करीब से जानने वाले उन्हें एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर भी कहते हैं, क्योंकि 1991 में जब देश की अर्थव्यवस्था नाजुक दौर से गुजर रही थी, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की वित्त मंत्री के तौर पर पहली चॉइस आरबीआई के गवर्नर रहे आईजी पटेल थे। लेकिन पटेल के इनकार के बाद मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के तौर पर कमान संभाली और 1991 के अपने ऐतिहासिक बजट भाषण का समापन करते हुए जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। उनका इशारा भारत के प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभार का था और उनके यही शब्द आज भारत का यथार्थ बनकर दुनिया के सामने हैं। देखिए। I, Manmohan Singh, do swear in the name of God. हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हो। आज मेरी अंतरात्मा इसके कहते हैं, मैं विनम्रता के साथ स्वीकार करने से मना करता हूं। I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Prime Minister for the Union. वित्त मंत्री के तौर पर शपथ ली। Narasimha Rao ji was searching for me. He said, hasn't Dr. Alexander mentioned to you what we have for you? I said, I didn't take him very seriously. Narasimha Rao ji said, no, you go and get dressed up and come for the swearing-in ceremony. So that's how I became the finance minister. 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने बजट में उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन से जुड़ी अहम घोषणाएं की, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिली। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पिछले कई सालों से चली जा रही सोशलिस्ट मानसिकता को डिफाई करते हुए यहां पर लिबरलाइजेशन, उदारीकरण का दौर शुरू किया और आज हमारी $650 बिलियन से ऊपर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो मैं समझता हूं उसकी नींव 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लिबरलाइजेशन को लाकर, ग्लोबलाइजेशन को लाकर शुरू किया गया, जिसके कारण यहां पर भर भर के विदेशी निवेश आया। जितने दरवाजे विदेशी निवेश के लिए, विदेशी निवेशकों के लिए बंद थे, वो दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता करके खोल दिए गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों का ही कमाल था कि 2 साल यानी 1993 में ही देश का विदेशी मुद्रा भंडार $1 अरब से बढ़कर $10 अरब हो गया। यही नहीं, 1998 में ये $290 अरब तक पहुंच गया था। हालांकि अपनी सफलता का श्रेय उन्होंने खुद को कभी नहीं दिया।
वो इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भी उतना ही हकदार मानते थे जितना कि वो थे। मैं तो नरसिम्हा राव जी का भी आदर करता हूँ। वो प्रधानमंत्री थे और उन्होंने देश को 5 साल में एक 27 सरकार दी, आर्थिक सुधार लाए। मैं समझता हूँ देश आने वाले हिस्टोरियन उनको इस बात के लिए उनकी सराहना करें। मनमोहन सिंह का सियासी कद बढ़ने लगा था। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उन्हें बेहद पसंद करता था। यही वजह रही कि 1998 में कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी ने उन्हें CWC का मेंबर तक बना दिया। साथ ही गांधी परिवार भी उन्हें काफी पसंद करने लगा। लेकिन शायद उन्हें भी नहीं पता था कि देश जल्द ही उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखने वाला है। 18 मई 2004 कांग्रेस के 10 सालों के सत्ता का वनवास खत्म हो रहा था। सभी की निगाहें संसद भवन के सेंट्रल हॉल में तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी पर टिकी थी। सभी को उम्मीद थी कि देश की अगली प्रधानमंत्री सोनिया गांधी ही बनेंगी। लेकिन सोनिया गांधी की एक बयान ने सभी को मायूस कर दिया। सोनिया ने मना कर दिया। आज मेरी अंतरात्मा मुझे कह रही है, मैं विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार करने से मना करूंगा। सोनिया के मना करने के बाद पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उन्हें मनाने लगे। लेकिन उन्होंने मनमोहन सिंह का नाम आगे कर दिया और वो देश के 14वें प्रधानमंत्री बन गए। देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद मनमोहन सिंह ने तेजी से देश हित में काम करना शुरू कर दिया। उस दौर में ब्यूरोक्रेसी की मनमानी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जून 2005 में मनमोहन सिंह ने RTI यानी सूचना का अधिकार बिल लेकर आए, जिसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी विभाग की जानकारी मांग सकता है। इस फैसले का असर यह हुआ कि सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार में कमी आई। ब्यूरोक्रेट्स से लेकर नेताओं में कानून का खौफ पैदा हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, मनमोहन सिंह सरकार की वो योजना जिसने देश के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदल दी, वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा। 2005 में लागू इस योजना ने गरीब तबके के लिए रोजगार का ऐसा मजबूत सहारा दिया जिसने न सिर्फ आमदनी बढ़ाई बल्कि गांवों में नए अवसरों का रास्ता भी खोल दिया। Real meaning and content in improving the livelihood of the rural masses. आजाद भारत में देखा जाए तो मनरेगा जो है मजदूरों के लिए और विशेष करके खेतीहर मजदूरों के लिए बहुत बड़ी योजना थी। उसने पूरे के पूरे उपेक्षित गांव वालों को और गरीबों को जो है लगातार जीवन यापन का साधन मुहैया कराया। कम से कम श्रम में उनके लिए न्यूनतम जो पारिश्रमिक की व्यवस्था की गई, उससे न केवल गांव के लोगों को रोजगार मिला बल्कि गांव के में जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका विकास भी हुआ। सड़कें बनी, उसके कारण तालाब बनाए गए, उसके कारण नदियों पर बांध बनाए गए। मनमोहन के कार्यकाल की अहम उपलब्धियों में जनवरी 2009 में पहचान के लिए आधार कार्ड योजना की शुरुआत को ही माना जाता है, जो आज देश के सभी नागरिकों की पहचान बन चुकी है। ऐसे भाई बहनों को सरकारी योजनाओं का फायदा लेने में या अपना कारोबार खुद करने में एक बड़ी दिक्कत ये होती है कि उनके पास अपनी पहचान साबित करने का कोई तरीका नहीं होता। आधार प्रोजेक्ट के जरिए हम इन मुश्किलों को मिटाना चाहते हैं। मनमोहन सिंह जानते थे कि बिना शिक्षा के देश की नींव को मजबूत नहीं किया जा सकता। ऐसे में उनकी सरकार ने 1 अप्रैल 2010 को राइट टू एजुकेशन कानून लागू किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का साफ कहना था कि शिक्षा सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि हर बच्चे का हक है। मनमोहन सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी चरण चल रहा था। इसी बीच मनमोहन सरकार ने साल 2013 में एक ऐतिहासिक पहल की और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी राइट टू फूड एक्ट लेकर आए। इसका मकसद था देश के हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पर्याप्त पोषण से भरपूर भोजन पहुंचाना। इस कानून के तहत करीब 67% आबादी को रियायती दरों पर अनाज मुहैया कराया गया। आज भी उनके द्वारा लाई गई चीजें, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो आधार हो, चाहे राइट टू इंफॉर्मेशन हो, राइट टू एजुकेशन हो, जितनी भी चीजें थी, लिबरलाइजेशन हो, ग्लोबलाइजेशन हो, जो कि सबसे बड़ा है, जिसके आधार पर आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसको कोई भी सरकार कभी नहीं हिला पाई, बल्कि उसको और मजबूती सरकारें देती गई।
जिससे कि वो और जोर शोर से डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लाई गई चीजें आगे बढ़ सके। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। न कभी शिकायत की, न कभी रुके, जब तक शरीर में जान रही देश की जनता की सेवा में लगे रहे। और यही वजह है कि संसद में खुद पीएम मोदी भी मनमोहन सिंह की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है, उसका वो उदाहरण है। जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर। देश ने एक ऐसा जननेता खो दिया जो बोलने से ज्यादा काम करने में यकीन रखता था, जिसने अपने जीवन के आखिरी पलों तक सीखने की कभी लालसा नहीं छोड़ी। Life is one long continuous process of learning. So I am learning and learning very fast. उन्नीस सौ 91 नहीं, 2008 में भी जब दुनिया पर वैश्विक मंदी की मार पड़ी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस आंधी से भारतीय अर्थव्यवस्था को जिस तरह बचाया, उसकी तारीफ दुनिया भर में हुई। प्रधानमंत्री के तौर पर उनके उन क्रांतिकारी कदमों, फैसलों के लिए भी डॉक्टर साहब को जाना जाएगा, जिसने देश में आम से लेकर खास हर किसी के जीवन पर व्यापक प्रभाव डाला। हम आपको ऐसे तमाम जो योजनाएं थी उनकी सरकार में, जिनको अमली जामा पहनाया गया, एक एक करके दिखाते हैं। देखिए, पहला जून 1991, वैश्वीकरण और उदारीकरण, और इस पर विस्तार